हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 12th के एक टॉपिक का, जो है कंडीशनल सेंटेंस का, ठीक है ना। तो बच्चों, इस वाक्य में आपको करना, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमें सिर्फ 2 नंबर से मतलब है, ठीक है ना। तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस हिसाब से चलोगे तो आपके 2 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकेगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो अपन कंडीशनल सेंटेंस का मतलब समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। इनका मतलब होता है शर्त वाले वाक्य। यानी इसमें आपको क्या होगा कि 2 आपको वाक्य दिए जाएंगे, ठीक है ना, उपवाक्य बोल दो, जिसमें एक वाक्य में आपको कंडीशन दी हुई होगी और दूसरे वाक्य में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल देखो, इसमें ये फर्स्ट सेंटेंस जो दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। इफ़ यू गो टू आगरा, यदि तुम आगरा जाते हो, तो ये क्या है बच्चों, कंडीशन है, ठीक है ना, शर्त है ये। तो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है वो यहाँ पर है, यू विल सी द ताजमहल, आप ताजमहल देखोगे, ठीक है ना। तो ये उसका रिजल्ट है, ये इसका परिणाम है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, इनको करने से पहले मैं आपको 4 चीज़ें बता देता हूँ। अगर इन 4 चीज़ों को आपने ध्यान में रख लिया तो आपका कंडीशनल सेंटेंस का वाक्य बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, देखो, अगर वाक्य इफ़ क्लोज में दे रखा है, ठीक है ना, तो उसमें फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें क्या करना है आपको कि एक वाक्य में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ मिलेगा। तो आपको सेकंड वाक्य में क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस ही करना है। लेकिन कब करना है, जब वाक्य में आपको यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा हो या फिर जनरल ट्रूथ दे रखा हो, ठीक है ना। ये अपन आगे करेंगे एग्जाम्पल के साथ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर जो सेकंड पॉइंट है उसमें बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है कि इफ़ क्लोज के अंदर यानी फर्स्ट सेंटेंस के अंदर अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है या उसमें एस या ई एस दे रखा है, तो सेकंड जो मतलब उसका रिजल्ट होगा उसमें आपको विल या सेल, आप विल ही करना, सेल को छोड़ो, ठीक है ना। विल प्लस वर्ब की आपको कौन सी करनी है, फर्स्ट फॉर्म करनी है, और उसमें आपको पता कैसे चलेगा, उसमें आपको पॉसिबिलिटी दी जाएगी, ठीक है ना। वाक्य करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर जो थर्ड पॉइंट है बच्चों, उसमें आपको क्या करना है कि इफ़ क्लोज के अंदर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाएगी, तो आपको रिजल्ट क्लोज के अंदर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। और इसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, इम्पॉसिबल होगी, ठीक है। फिर जो चौथा पॉइंट है उसमें आपको इफ़ क्लोज के अंदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाएगी, तो आपको सेकंड पार्ट के अंदर क्या करना है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन है बच्चों, इनको आप ध्यान से देख लो, ठीक है ना। इन चारों कंडीशन को आप अच्छे से याद कर लेना। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट जो कंडीशन थी उसको अपन जीरो कंडीशन बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना। अब जीरो कंडीशन में देखो आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक है। अब इनको यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर आपने यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे लिया तो आपका वाक्य बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो जीरो कंडीशन में मैंने फर्स्ट आपको क्या बता रखा था कि आपको इफ़ क्लोज के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाएगी, उसमें एस या ई एस दिया जाएगा, तो आपको सेकेंड वाक्य के अंदर क्या फिल करके आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज करना है, ठीक है। लेकिन कब, जब यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर जो जनरल ट्रूथ हो। अब जनरल ट्रूथ बच्चों क्या होता है, जैसे ये एग्जांपल समझो आप, फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, इफ़ द डॉग सीज ए कैट। अब देखो यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, ठीक है ना, लेकिन इसको छोड़ो, इसका मतलब हिंदी अर्थ निकालो आप कि इफ़ द डॉग सीज ए कैट, यदि कुत्ता अगर किसी बिल्ली को देखता है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, वो भौंकेगा, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, बार्क करता है, यानी भौंकता है। तो अब आप एक बात बताओ, जीरो कंडीशन के में मतलब जीरो कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया कि मतलब इसमें हैबिचुअल बात दी जाएगी, यानी जनरल ट्रूथ होगा। अब ये बात तो एकदम लाजमी है कि अगर कुत्ता किसी किसी को भी देखता है तो वो क्या करता है, भौंकेगा वो, ठीक है ना, ये उसकी आदत है। तो ये एक जनरल ट्रूथ के अंदर आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको इस वाक्य के अंदर क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बार्क, और उसमें क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इट है किसके लिए यूज हुआ है, कुत्ते के लिए यूज हुआ है, तो ये सिंगुलर पर्सन है, इसलिए क्रिया में एस लगेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, ठीक है ना, शी ऑलवेज। अब देखो आदतन यानी मतलब हमें मतलब हैबिचुअल बात बता रहा है आपको, है ना इसमें। तो वो हमेशा क्या करता है, कैरी यानी लेकर जाता है, एन अम्ब्रेला, एक छाता लेकर जाता है, ठीक है। यानी यदि बरसात हो तो वो हमेशा क्या करता है, छाता लेकर जाता है, ठीक है ना। तो ये जनरल ट्रूथ के अंदर आता है बच्चों। तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो वर्ब हमें दे रखी है
इधर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा है, तो सेकंड तरफ भी हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का मतलब यूज करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, कैरीज, ठीक है। थर्ड देखो, इफ यू प्रेस दिस बटन, यदि तुम इस बटन को दबाते हो, द लाइट टर्न ऑन, यानी जो लाइट है वो मतलब ऑन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या भर देंगे, टर्न ऑन, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये लाइट प्लूरल दे रखा है तो इसमें एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा एग्जाम्पल देखो, अब वाक्य देखो, आपको ज़रूर समझ में आएगा बच्चों। अब ये जो चौथा सेंटेंस है, ये देखो क्या कह रहा है, इफ़ द स्टूडेंट, यदि विद्यार्थी मेक ए नॉइज, यानी आवाज़ करते हैं, द टीचर पनिशेस देम। अब इधर देखो आपको मतलब इस पार्ट में क्या दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एच आई एस दे रखा है। तो ये लाजमी बात है बच्चों, ये एक जनरल ट्रूथ के अंदर आता है। कैसे कि भाई अगर बच्चे आवाज़ करेंगे तो टीचर श्योर है कि उन्हें मतलब पनिश करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब इसमें एच आई एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल दे रखा है, ठीक है। फिर अगला सेंटेंस देखो, अब ये देखो, इस बात को अपन जुटला थोड़ी सकते हैं। इफ़ यू हीट आइस, यदि आप बर्फ़ को मतलब गर्म करते हो, इट मेल्स, ये पिघलेगी। तो ये जनरल ट्रूथ नहीं है क्या, मतलब इस सच्चाई को आप बदल थोड़ी सकते हो, है ना। कि यानी यदि हम बर्फ़ को मतलब गर्म करते हैं, ठीक है ना, तो श्योर है कि ये क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो इसका मतलब इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, एस या ई एस लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो इधर भी हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन कब, जब जनरल ट्रूथ दे रखा हो। या फिर ये लास्ट एग्जांपल देखो, इसको जब आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, इफ़ यू टच ए फ्लेम, यदि आप आग को छूते हो, ठीक है, यदि आप आग को छूते हो, इट बर्न यू, ये आपको जला देगी। तो ये जनरल ट्रूथ नहीं है क्या, मतलब ये तो सच बात है कि अगर आप आग को छुओगे तो श्योर है कि आग आपको जलाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी बातों के अंदर हमें क्या करना है बच्चों, कि फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हमें जो भी दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, तो सेकंड में भी हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, बर्न्स, बी यू आर एन एस, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना बच्चों, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर सेकंड देखो, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बी जो पॉइंट है उसमें आपको फर्स्ट कंडीशन का ध्यान रखा है, लेकिन इसमें करना क्या है कि फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या आएगी कि शर्त हमें दी जाएगी, लेकिन वो पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी वो पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हमें करना क्या है, इफ़ क्लोज के अंदर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, और सेकंड पार्ट यानी जो रिजल्ट होगा उसमें हमें विल का यूज़ करना है, सेल को तो आप छोड़ो, ठीक है ना। और वर्ब कौन सी आएगी, फर्स्ट आएगी। अब एग्जाम्पल को समझो, जब ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, इफ़ इफ़ इट रेन्स टुमारो, यदि कल बरसात होती है, वी स्टे इंडोर्स, हम घर के अंदर रहेंगे। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे ये कंडीशन आई, ठीक है ना, कि यदि बारिश होती है कल तो हम घर के अंदर रहेंगे। तो ये चीज़ ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब अगर बारिश हो तो हम घर के अंदर ही रहेंगे, बाहर भी तो जा सकते हैं, नहा नहीं सकते क्या, है ना। तो अब ये सिचुएशन ध्यान रखो कि उसमें शर्त पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है ना। अब वी के साथ सेल आता है, लेकिन आप विल का ही यूज़ करो, कहीं पे भी गलत नहीं होगा। और ये जो वर्ब दे रखी है उसकी फर्स्ट फॉर्म को आप एट इज इट भर दो, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। सेकंड देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इफ़ ही इनवाइट्स मी, यदि वो मुझे आमंत्रित करता है। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है ना, ऐसे ई एस लगा हुआ है, तो सेकंड पार्ट में हमें विल या सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है, लेकिन कब, जब शर्त पूरी हो या ना हो, ये कंडीशन आनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही, इफ़ ही इनवाइट्स मी, यदि मुझे वो इनवाइट करता है, आई विल गो, मैं जाऊँगा। अब इसमें हमें आंसर तो यही बनना है, लेकिन कंडीशन देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो मुझे इनवाइट करे तो मैं जाऊँ, ये ज़रूरी थोड़ी है। इसमें शर्त पूरी भी हो सकती है और ना भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन दिखनी चाहिए वाक्य के अंदर, ठीक है। फिर जो तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों, उसमें देखो क्या कर रखा है, इसने इफ क्लोज इधर दिया है, यानी इसने शर्त इस तरफ रखी है, यानी इफ को दिया है बीच के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो वर्ब की उसने फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो इस वाक्य में और इस वाक्य में कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ उसने कंडीशन इस तरफ रख दी है। तो इस तरफ जब उसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो हमें इधर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। देखो सेम ही बात है, आई विल कम टू योर पार्टी, मैं तुम्हारी पार्टी में आऊँगा, इफ़ यू इन्वाइट्स मी, यदि तुम मुझे आमंत्रित करते हो। तो कंडीशन यही तो हुई कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि तुम मुझे इनवाइट करो तो मैं आऊँ, ना भी आऊँ,
ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन देख लेना आप, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। फिर जो सी पॉइंट है बच्चों, उसमें क्या होता है, मतलब सेकंड कंडीशन में क्या करना है, इसमें क्या बात आती है, अनरियल। अनरियल का मतलब अवास्तविक या इमेजिनरी, जिसमें अपन कल्पना करते हैं, और बात क्या होगी, वो इम्पॉसिबल होगी, ठीक है। तो हमें करना क्या है, तो फर्स्ट इफ क्लोज जो होगा, हमें उसके अंदर इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होगी, और सेकंड पार्ट यानी जिसमें रिजल्ट निकलेगा उसमें हमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल देखो, इसमें इमेजिनरी चीज आएगी। देखो ये क्या कह रहा है, इफ आई हैड विंग्स, यदि मेरे पर होते, ठीक है ना। अब ये देखो कल्पना ही कर रहा है, ठीक है ना। अब ये पॉसिबल थोड़ी है, यदि मेरे पर होते, ठीक है ना, तो मैं क्या करता, उड़ता, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये जो हेड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में आया, क्यों, क्योंकि ये हेड प्लस यहाँ पे देखो ये विंग्स मतलब पर है, ये वर्ब नहीं है, ठीक है ना। ये हेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म का काम कर रही है, ठीक है ना। तो इमेजिनरी बात जहाँ पर भी हो, आप एक बात याद रखो, इमेजिनरी बात हो वहाँ पर हमें क्या करना है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़नी है, और दूसरी बात आपको सेकंड फॉर्म दी गई होगी, ठीक है। जैसे दूसरे एग्जांपल में देखो, इफ़ आई वेंट टू मुंबई, तो यहाँ पे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो इसके सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है। ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब इफ़ आई हैड विंग्स, यदि मेरे पर होते, तो आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता, ठीक है। फिर जो सेकंड एग्जांपल है इसमें देखो, ये सेकंड फॉर्म दे रखी है, इफ़ आई वेंट टू मुंबई, यदि मैं मुंबई गया, ठीक है ना। वो गया नहीं है लेकिन इमेजिन कर रहा है, ठीक है ना, कल्पना कर रहा है, जो इम्पॉसिबल है कि अगर मैं मुंबई गया तो मैं तुम्हारे लिए एक कॉस्टली वॉच खरीदूंगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आ रही है बात समझ में। फिर इसमें एक बात आपको और ध्यान देनी है कि ये जो वर्ब है, यानी आपको बी फॉर्म दे सकता है, मतलब इस सेकंड पॉइंट के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें ये वर्ब जो है ये सेकंड वर्ब का ही काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट आई है, इसके साथ वाज आना चाहिए था, लेकिन इसमें मतलब चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट आए, आई वी यू दे ही शी इट, सिंगुलर भी आता है तो आपको वर ही दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी इसमें देखो क्या क्या रहा है, इफ़ आई वर द हेडमास्टर, यदि मैं हेडमास्टर होता, ठीक है ना। तो ये इमेजिन ही तो कर रहा है, इफ़ काश मैं हेडमास्टर होता, तो आई वुड, तो आपको करना क्या है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बननी है, आई वुड गिव यू ए प्राइज, तो मैं तुम्हें क्या देता, एक प्राइज देता, गिफ्ट देता। आ रही है बात समझ में। फिर इसमें सेकंड पार्ट, जो चौथा पॉइंट है बच्चों, इसमें देखो अगला कंफ्यूज कर रहा है और कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो क्या आया, वुड फ्लाई, ठीक है ना। और इसमें भी देखो आप ध्यान से देखोगे ना, कंडीशन जो आपको दे रखी है, तो इसमें ये क्या कह रहा है, इफ़ आई ए बर्ड, ठीक है ना, यदि मैं क्या होता, चिड़िया होता, ठीक है। तो आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता। और अगला क्या कह रहा है, आपको बी फॉर्म बननी है, तो बी फॉर्म का मतलब आपको करना है वर्ब का यूज इधर, बस इतना ही काम करना है। इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता या चिड़िया होता, तो आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखना इस वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर अब ये लास्ट है बच्चों, थर्ड कंडीशन, जिसमें क्या होता है, थर्ड कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, इसमें भी इमेजिनरी पास्ट होगा, ठीक है ना। पास्ट की बात दी जाएगी लेकिन इमेजिनरी वो पास्ट में होगी, कहने का मतलब ये हो गया कि पास्ट में कुछ करना संभव था लेकिन अब संभव नहीं है, ठीक है। यानी पास्ट में वो चीज़ आप कर सकते थे लेकिन अब संभव नहीं है, प्रेजेंट में सिर्फ वो आप उस बात को कर रहे हो, ठीक है ना, उस बात को सोच रहे हो। तो उसमें आपको करना क्या है, इफ़ क्लोज के अंदर आपको क्या दे देगा, वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे देगा। तो सेकंड पार्ट जो रिजल्ट है उसमें आपको वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आ गई बात समझ में। तो इसमें आपको डायरेक्ट ही समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी वो बात नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, इफ़ यू हैड थ्रोन द स्टोन, यदि तुम स्टोन यानी पत्थर को फेंक देते, तो द मिरर ब्रेक, यानी जो शीशा था वो टूट जाता। लेकिन अब इस बात को ध्यान से समझो, ये कहना क्या चाह रहा है कि अब पहली बात तो ये, एक बात और समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो आप डायरेक्ट भी इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर सकते हो, लेकिन थोड़ा समझ लो कि क्या कहना चाह रहा है ये। इफ़ यू हैड थ्रोन द स्टोन, यदि तुम पत्थर को फेंकते, अब देखो पास्ट की बात हो रही है, यानी पास्ट की बात बता रहा है कि अगर तुम फेंकते तो मिरर टूट जाता।
तो ये इमेजिनरी बात आ रही है ना पास्ट की, यानी पास्ट में अगर ये करते तो ये मिरर टूट सकता था। यानी पास्ट के अंदर अगर आप पत्थर को फेंकते तो मिरर क्या होता, टूट जाता। तो इसका मतलब इधर आपको क्या करना है, वुड हैव, और ये जो ब्रेक दे रही है, ब्रेक जो वर्ब दे रखा है, इसकी आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आ गई बात समझ में, ऐसे आंसर होगा। चलो एक लास्ट और देखो, इफ राम हैड इनवाइट मी, यदि राम मुझे इनवाइट करता, तो ये पास्ट की बात है, पास्ट की इमेजिनरी बात है। यदि राम मुझे इनवाइट करता तो आई वुड हैव गॉन, तो मैं वहां पर जाता। तो ये पास्ट की बात है जो प्रेजेंट में वो इमेजिन कर रहा है, ठीक है ना। और देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो दूसरे पार्ट में आपको वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आ गई बात समझ में। फिर एक पॉइंट और देखो, ये क्या कहना चाह रहा है कि एक चीज में और दे सकता है वो आपको इफ वाले वाक्य में। इफ वाले वाक्य में क्या कर सकता है, वो आपको बी फॉर्म दे दे या बी फॉर्म पूछ ले। कौन से, ये इसी इसी के अंदर, मतलब इमेजिनरी वाले, ये जो पास्ट की इमेजिनरी बात है ना, जो पास्ट में संभव हो सकती थी। यानी तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे ये एक वाक्य देखो, इफ यू बी ए टीचर, यदि तुम एक टीचर होते, यू वुड हैव टोट मी, तो तुम मुझे पढ़ाते। यानी टीचर होते तो पढ़ाते, तो ये एक इमेजिनरी बात है पास्ट की। तो इसका मतलब इसमें बी फॉर्म पूछे तो कुछ नहीं करना, सिर्फ हैड बीन का यूज करना है, बस इतना ही काम है। इफ़ यू हैड बीन ए टीचर, तो बी फॉर्म ये आ जाएगी। लेकिन सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, लेकिन बी फॉर्म अगर आपको पूछ लेता है तो आपको क्या आंसर बनना है, हैड बीन। आ गई बात समझ में। अगला देखो, इफ राधा, इफ राधा ए प्लेयर सी वुड हैव प्लेड क्रिकेट। इसमें मैंने वर्ब नहीं दे रखी है, ठीक है ना, तो इसमें बी फॉर्म होता है, ठीक है ना, तो इसमें बी फॉर्म का ही आपको यूज करना है, तो इसमें हैड बीन आ जाएगा कि अगर राधा अच्छी खिलाड़ी होती तो वो मतलब क्रिकेट को ज़रूर खेलती। आगे ना बात, तो ऐसे बच्चों आपको करना है, ठीक है ना। तो इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको मतलब ध्यान से देखना इस नियम को। इन नियमों को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपका कंडीशनल सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, आपके 2 नंबर एग्जाम में कन्फर्म आएंगे, ठीक है। तो बच्चों अब अपन नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।